हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। जो भी आपके मन में कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तैयारी को लेकर, कोई प्लान को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक हमने कुछ पॉलिटी के चैप्टर्स किए हैं। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, जो हम पॉलिटी के चैप्टर्स कर रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो क्या है इम्पोर्टेंट एरियाज है, ठीक है। हमने क्या किया है, पॉलिटी के जो चैप्टर्स उनको प्रायोरिटाइज किया है कि जिस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कि हर बार यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस उनसे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, ठीक है। अगर आपके पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आए तो जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे उससे आपके 15 to 18 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। साथ में हम पॉलिटी का करंट अफेयर्स के साथ साथ देखेंगे, प्लस हम पीवाईक्यूज भी करेंगे यूपीएससी के एंड जो अदर स्टेट्स में पूछे गए हैं और हमारे एससीएस में पूछे गए हैं, वो हम पेपर करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें आप याद रखेंगे ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, और ये है आपका आर्टिकल 36 to 51 तक, तो क्या है आपके डीपीएसपी। डीपीएसपी को क्या बोला गया है, नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन जाता है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, तो हम देखते हैं डीपीएसपी के क्या क्या फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। जो डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है, एक टाइप से क्या है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है स्टेट को इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, ठीक है। आर्टिकल 36 डिफाइन स्टेट, जो स्टेट की डेफिनेशन क्या है, सेम एज आर्टिकल 12, ठीक है। तो बताइए, हमने फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस किया था कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आएंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रिजेंबल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा डीपीएसपी है वो किसके रिजेंबल्स है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे, उसके रिजेंबल्स हमारे क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी के अंदर एक टर्म है वेलफेयर स्टेट, ये आप याद रखिएगा, ये आर्टिकल 38 के अंदर है। डीपीएसपी क्या है आपके, नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स अगर आप इनको एनफोर्स करवाने के लिए डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, कि ये फाउंडेशन नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है स्टेट के ऊपर कि इनको इम्पोज करे, बट ये स्टेट के पास अगर फैसिलिटी है अगर, तो वो इम्पोज कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जा सकते कि हमें वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करवाइए, इक्वल राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप ये अगर इसका आपका वोलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसेबल मीन्स कि अगर ये डीपीएसपी एनफोर्स नहीं हो रहे तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 37, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज। जो हमारे डीपीएसपी हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वे हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या है, फंडामेंटल हैं। एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है कि इनको अप्लाई करे, बट ये उनके ऊपर कंपल्सन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि अप्लाई करें। इफ़ कंडीशंस आर फेवरेबल देन स्टेट्स आर अप्लाई, इफ नॉट देन नॉट अप्लाई, बिकॉज दीज आर नॉट मोरल ऑब्लिगेशंस। DPSP help court in examining constitutional validity of law।
डीपीएसपी कोर्ट की भी हेल्प करते हैं इन एग्जामिनिंग, क्या एग्जामिन करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, जो ये लॉ बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही उसके बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि जो आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल है, जो आपके 3 कैटेगरी में दे रखे हैं आपके लक्ष्मीकांत ने, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो उन्होंने अपने सुटेबिलिटी के लिए उन्होंने डिवाइड किया है कि ये आपके इतने आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, ये सब आपके गांधीयन है, ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिवाइड नहीं कर रखा। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है हमारे पास सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 38 के अंदर क्या बोला गया है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 36 के अंदर क्या था, स्टेट की डेफिनेशन, जो आर्टिकल 12 में थी, जो हमने फंडामेंटल राइट में इसको डिस्कस किया था। आर्टिकल 37 के अंदर क्या है कि स्टेट की ये हमारी कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करेंगे और स्टेट की ड्यूटी है कि इसको ये इम्पोज करें, ठीक है, अप्लाई करें। आर्टिकल 38 के अंदर क्या है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड पार्ट ए, आर्टिकल 38 का पार्ट ए में क्या है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। बी में क्या है, मिनिमाइज इन इक्वेलिटीज इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, कि जो इन इक्वेलिटी है इनकम के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, और जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्या करे, मिनिमाइज करे स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट बॉडी, ये क्या है उनकी ड्यूटी है। आर्टिकल 39 में क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कि हमें क्या प्रोवाइड, की स्टेट क्या प्रोवाइड करवाए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ताकि उससे उसका जीवन अच्छे से चल सके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, जो भी आपका मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हमारी कम्युनिटी के अंदर उनका क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कहीं पर जैसे आपका कोई कुआं है, कोई पार्क है, कम्युनिटी का पार्क है, उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, जैसे पार्क है वो सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई भी जा सकता है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके लिए क्या है, वहाँ पे इक्वलिटी है। जैसे पानी है कुएं का, वहाँ पर सब जा सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, सबका क्या, सबको क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे ना हो, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो मतलब कि कुछ ही हाथों में ना हो, कि एक सोसाइटी के किसी एक तबके के पास न रहे, उसको भी प्रिवेंट करना है। ये कहाँ लिख रखा है, आर्टिकल 39 के अंदर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर इक्वल कोई वर्क कर रहा है तो उसको इक्वल पे मिलेगी। हम इसको जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे हम उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, वर्कर्स की हेल्थ को और हम उसकी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करेंगे, चिल्ड्रन को हम प्रिवेंट करेंगे अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ये है आपके आर्टिकल 39 के अंदर डीपीएसपी, ये आर्टिकल 39 के अंदर ये आपके क्या है, राइट। तो ये आपके 6 राइट हैं, कौन कौन से हैं, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39 के डी में। ये आपसे ये भी पूछ लेते हैं, आर्टिकल 39 के ए में है, बी में है, सी में, डी में, तो आप इनको बहुत ध्यान से करेंगे। इसके आर्टिकल 39 ई में क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड प्रिवेंट चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 ए के अंदर क्या है, प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल एड टू पुअर, ठीक है।
जो पुअर है उनको इक्वल जस्टिस प्रमोट करेंगे और क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्री लीगल एड, ये उनको लीगल एड आप फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 41 के अंदर क्या है, सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज। आप राइट टू वर्क सिक्योर करेंगे, जैसे कि जो मनरेगा वगैरह जो स्कीम है ना गवर्नमेंट की, तो इसमें क्या है, राइट टू वर्क इन्होंने सिक्योर किया है। राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज, जैसे ओल्ड एज पेंशन मिलती है, इन सब के लिए आप क्या कोई भी स्कीम लेके आ सकती है हमारी गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करने के लिए। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो भी वुमेन है, वर्किंग वुमेन है, उनको क्या मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ। ये कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 42, ठीक है, डीपीएससी के अंदर आर्टिकल 42। 43 के अंदर क्या है, सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। लिविंग वेज सिक्योर करेंगे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। 43A आर्टिकल 43 के अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन, एक जो कैपिटल में है इसका मतलब है ये बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 43 के अंदर अमेंडमेंट किया तो एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया 43A। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है वहाँ पे वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये कहाँ लिख रखा है, आर्टिकल 43A के अंदर। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है, 44 के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर लिख रखा है हमने। हम क्या कर रहे हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें है आर्टिकल 47 रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कोई भी स्कीम बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। ये है आर्टिकल 47 के अंदर मेंशन। फिर है आपके गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में फर्स्ट है आर्टिकल 40 मतलब विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 में क्या लिख रखा है आपके, विलेज पंचायत के बारे में। आर्टिकल 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करें, प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 43 के अंदर क्या कर रखा है, आपको मेंशन कर रखा है। आर्टिकल 43B के अंदर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 46 के अंदर क्या है, प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो अदर वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। आर्टिकल 47 के अंदर क्या है, प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, जो भी इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स है उनके कंजप्शन को क्या किया जाए, रोका जाए। उसके रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट क्या कोई भी स्कीम, कोई भी लॉ बना सकती है और बनाया भी हुआ है। आर्टिकल 48 प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ, की जो भी गाय वगैरह है, इनके बछड़े वगैरह है, जो इनका कसाई खाना, कसाई में उनको काटते हैं वहाँ पे उनको क्या किया जाए, रोका जाए, ठीक है। उसके बारे में कहाँ लिख रखा है, आर्टिकल 48 के अंदर। फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसमें फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। रिसेंटली जो हमारे उत्तराखंड है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव पावर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट
करने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स कि एक लॉ हो, हमारे पूरे स्टेट में एक लॉ सब पे इक्वली अप्लाई हो, इक्वली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 के अंदर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीटेड 6 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट, जब तक बच्चा 6 ईयर्स का नहीं हो जाता, तो 6 ईयर्स से पहले की जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। ये कहाँ पे लिख रखा है? आर्टिकल 45 के अंदर। ये स्टेट की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है स्टेट की। और 6 to 14 ईयर्स ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ लिख रखा है? ये आपका आर्टिकल 21A, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन। देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल 48 है मेंशन, और हमने 48 की यहाँ पे भी क्या है, तो इसके ए भी इसका इसके अंदर जो भी है उसका आर्टिकल 48 के अंदर जो ए पार्ट है वो है प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ, ये आपका है गार्डियन प्रिंसिपल के अंदर। 48 का जो एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री है ऑन साइंटिफिक लाइन, ये है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इसके अंदर क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंटल सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है और आपका जो फॉरेस्ट है उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। इसके तहत अंडर आर्टिकल 48A। 49 प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस। जो भी हमारे मोनूमेंट्स है, प्लेसेस हैं, जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये कहाँ पे मेंशन है? अंडर आर्टिकल 49 ऑफ DPSP। आर्टिकल 50, ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी है हमारी, उसको एग्जीक्यूटिव से क्या रखना है? अलग रखना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव अपने फंक्शन करेगी, जुडिशरी अपने फंक्शंस करेगी। आर्टिकल 51 प्रोमोट इंटरनेशनल। इसके अंदर क्या आपकी 4 बातें हैं आर्टिकल 51 के अंदर। प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको क्या करेंगे? प्रोमोट करेंगे। मेंटेन जस्ट एंड होनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। किसी भी दो नेशंस के बीच में जो जस्ट एंड होनरेबल रिलेशन है उनको मेंटेन करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी। कोई भी इंटरनेशनल लॉ बन गया, जैसे क्या ये आपका इंटरफ्लोटर ट्रीटी है, ठीक है, उस जैसे वो लॉ है तो उसको क्या करेंगे? उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी इंटरनेशनल लॉ बन गया, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी बन गई, कोई कन्वेंशन है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको आर्बिट्रेशन से सेटल करेंगे, ठीक। ये है आपका आर्टिकल 51। नेक्स्ट है DPSP एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आप याद रखेंगे कौन कौन से DPSP हैं जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। वो है आर्टिकल 39F, 39 का F, ठीक है। आर्टिकल 39A क्या? प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 43A क्या था बताइए? वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48A क्या है? प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। एंड आर्टिकल 39F क्या है? हम चिल्ड्रन को क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्या प्रोवाइड कराएंगे? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है DPSP एडिड बाय। ये आर्टिकल है, ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो आपको ये 4-5 स्टेटमेंट देगा, तो पूछेगा 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से
DPSP ऐड किए गए थे, तो आपको याद रखने 4 थे, 39F, 39A, कैपिटल ए एंड आर्टिकल 43A, 48A। फिर DPSP एडिड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 38B। 38B में क्या है? मिनिमाइज इन इक्वेलिटीज इन इनकम अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 38 का बी। ठीक है, सब क्लोज बी, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये ऐड किया गया था आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी कुछ DPSP ऐड किए गए थे इन 2002 के अंदर। चेंज आर्टिकल 45 के अंदर चेंज किए गए थे एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ 6 ईयर्स 0 to 6 ईयर्स तक की चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो रखी गई। ये स्टेट की ड्यूटी, स्टेट प्रोवाइड किया गया करेगा। जैसे कि स्टेट ने क्या कर रखे हैं, जो आंगनवाड़ीज हैं गांव में, विलेज एरिया में क्या है, जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे क्या है, आंगनवाड़ीज हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं 0 to 6 ईयर्स के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आर्टिकल 45 के अंदर चेंज किया गया और एलिमेंट्री एजुकेशन को अंडर आर्टिकल 21A के अंदर कर दिया गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 43B। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कौन सा DPSP क्या है, मैच द फॉलोइंग करके। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। फर्स्ट देखेंगे हम चंपाकम दोराईराजन केस। चंपाकम दोराईराजन केस आया था 1951 के अंदर। इसमें क्या किया गया था, अगर फंडामेंटल राइट एंड अगर फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, फंडामेंटल राइट को। ये बोला गया था आपका चंपाकम दोराईराजन केस के अंदर। फिर नेक्स्ट है गोलकनाथ केस। नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट है आपका गोलकनाथ केस 1967 में आया था। ये जो लास्ट टाइम जो आपका ये HCS हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था, एक मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। कॉलम ए में आपका दे दिए थे केस के नाम, जैसे चंपाकम दोराईराजन केस, गोलकनाथ केस, LIC केस, बेरोगरी यूनियन केस, इस तरफ इनके ईयर दे दिए थे। तो मैच द फॉलोइंग करके आया था, तो आप ये ईयर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। गोलकनाथ केस 1967। पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल एनी फंडामेंटल राइट। इसमें बोला गया, जो इन्होंने बोला था कि चंपाकम दोराईराजन केस में बोला था, अगर फंडामेंटल राइट एंड DPSP में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ऊपर रखा जाएगा। गोलकनाथ केस 1967 में बोला गया, पार्लियामेंट फंडामेंटल किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकता। ठीक है, कर्टेल मीन्स कम नहीं कर सकता, यानी किसी कटौती नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट रिएक्ट एंड इनेक्टेड 24th and 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। पार्लियामेंट ने इसके अगेंस्ट रिएक्ट किया और क्या लेके आए, 24 and 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो क्या ऐड किया, आर्टिकल 31C। इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 39 का जो B पार्ट है, क्या था आर्टिकल 39B में, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं। C में क्या बोला था, प्रिवेंट करना है जो वेल्थ है आपकी वो एक जगह पे कंसंट्रेशन ना हो, उनको प्रिवेंट करना है। इसको प्रायोरिटी दी गई किससे, आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम।
पार्लियामेंट ने क्या किया, पावर टू अब्रीच फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 24 के थ्रू इन्होंने बोला ना कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, इसका रिएक्ट करके क्या बोला, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच कर सकती है ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कर सकती है। फिर आया आपका केशवानंद भारती केस 1973, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस आपका कब आया था, 1973 के अंदर। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आया था इसके थ्रू, केशवानंद भारती केस के अंदर क्या बोला गया था, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये किसमें बोला गया था, आपका केशवानंद भारती केस में बोला गया था। फिर आया था मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें बोला गया था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में क्या बना के रखेंगे, एक बैलेंस बना के रखेंगे, बेडरॉक प्रिंसिपल एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी विदाउट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4, पार्ट 4 के आउटसाइड में भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं, जैसे पार्ट 3 में क्या था आपका फंडामेंटल राइट्स, उसके अलावा भी हमारे पास क्या थे, 3 और फंडामेंटल राइट्स थे जो पार्ट 3 के अंदर नहीं है। ऐसे ही हमारे पास क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज, ये कहाँ है, आर्टिकल 335 पार्ट 16 के अंदर। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटी ग्रुप। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है वहाँ पे जो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है वो किसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, मदर टंग, इनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 350A पार्ट 17। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 351 पार्ट 17। ये था आपका फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं, उनका नेचर कैसा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव मीन्स ये स्टेट को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम डूइंग, मतलब कि स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, कि आप किसी का राइट टू इक्वलिटी को आप वोलेट नहीं कर सकते, राइट टू फ्रीडम को आप वोलेट नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते पर्सन्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मीन्स दे प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डूइंग। और जो आपका डीपीएसपी है वो क्या है, पॉजिटिव नेचर है उनका, वो क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं स्टेट को टू डू एक्शन, कि आप एक्शन लें, आप कोई जैसे कि आप एक्शन ले सकते हैं, आप लॉ आप लॉ लेके आइए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया उसके लिए लॉ लेके आई गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कर रही है, तो ये डीपीएसपी क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं स्टेट को फॉर डूइंग एक्शन। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसिएबल, इफ फंडामेंटल राइट्स आर वोलेटेड देन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोर्ट, आप जुडिशरी जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, वोलेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके जस्टिसिएबल। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, आपको एनफोर्सिबल नहीं है, तो कोर्ट उसको एनफोर्स करवा सकती है, ठीक है। और जो आपका डीपीएसपी है उसको फोर्सफुली एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता बाय कोर्ट, दैट मीन्स डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल क्या प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डीपीएसपी क्या प्रोवाइड करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या प्रोवाइड करते हैं, लीगल सैंक्शंस, एंड डीपीएसपी मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। प्रोमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स किस पे फोकस करते हैं, प्रोमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, और डीपीएसपी प्रोमोट वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, पूरे होल सोसाइटी के ऊपर बात करता है
डीपीएसपी। एंड फंडामेंटल राइट्स किसको प्रमोट करता है? वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। नोट रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, बट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन की रिक्वायर है, लॉ बनाना पड़ेगा अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो। नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। ठीक है, तो ये था आपका डीपीएसपी चैप्टर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये छोटा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज आपके फंडामेंटल राइट्स के बराबर ही है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से आप इसको याद कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर। ठीक है, ए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके इसको इंसर्ट किया गया था। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या हैं? को रिलेट करते हैं। अगर आपको फंडामेंटल आपके अगर राइट्स हैं तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है, कुछ आपकी क्या बनती है? ड्यूटी भी बनती है। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर को रिलेटेड। नोट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंसर्ट करके ऐड किया गया था 1976 के अंदर बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को क्या बोला गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, रिकमेंडेशन बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, उसमें से 3 को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वो कौन कौन सी हैं? वो है पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजल ऑफ ड्यूटीज बाय पार्लियामेंट लॉ। अगर कोई ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बना के उसको क्या करे? पनिश करे। इस ड्यूटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो नॉट अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ड्यूटी टू पे टैक्स, कि टैक्स पे करना भी क्या है कि हमारी ड्यूटी हो, ये उन्होंने बोला था कि आप इसको फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ऐड कीजिए, बट ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, उनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट आपसे आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ पे है? वो आपकी आर्टिकल 51A के अंदर है। 51 तक क्या थे आपके? डीपीएसपी फ्रॉम 36 टू 51। 51A के अंदर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। जो आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं और आइडियल्स हैं उनकी क्या करनी चाहिए? हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी क्या है? ड्यूटी है। फॉलो नोबल आइडियल्स, सेकंड है नोबल आइडियल्स फॉलो दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं, जो जिन्होंने इंस्पायर किया था जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनको, तो उन नोबल आइडियल्स को हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अपहोल्ड एंड प्रोमोट, ये मैंने निमोनिक्स बना के लिख रखा है। अपहोल्ड एंड प्रोमोट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारी कंट्री की सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर, आप ऐसे याद करेंगे, ये ऐसे किया था 3 पे, मतलब थर्ड जो ड्यूटी है वो क्या है? सुई। इसमें क्या है? 3 चीज़ें, इसलिए यहाँ पे है सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फोर्थ है डिफेंड द कंट्री, 4 लोग क्या करेंगे? 4 लोग डिफेंड द कंट्री। 4 पे क्या है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। हमें हमारी कंट्री को क्या करना है? डिफेंड करना है, और जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत हो हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है। वी आर रेडी फॉर आवर कंट्री। ठीक है। 5 में क्या है? प्रोमोट हार्मनी। 5 का मतलब ऐसे नहीं बोलते 5 भाईचारा, 5 लोगों का भाईचारा। तो 5 पे क्या है? प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। 6 पे क्या है? रिच प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर।
हमारी कंट्री का जो रिच हेरिटेज है उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको भी क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्ट एंड इम्पोज नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को और वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। ये आठवीं जो ड्यूटी है वो क्या है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये हमारी क्या है, 8वें नंबर की ड्यूटी है। 9th क्या है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, उसको मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाना। ये नहीं है कि कहीं घूमने गए, कोई बिल्डिंग है, कोई हेरिटेज है, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको सेफ गार्ड, सेफ रखना है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनको देखे, उनको साफ सुथरा रखना है। ये हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट है अचीव एक्सीलेंस इन स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। अचीव एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, कि हमें एक्सीलेंस अचीव करना है इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, कि हमें क्या करना है, कलेक्टिव एक्टिविटी करनी है। ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है अपने बच्चे को, किस हर गार्जियन को, जो उसकी गार्जियनिटी में जो उसका बच्चा है 6 to 14 ईयर्स तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये उसकी क्या है, ड्यूटी बनती है। ये ड्यूटी ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2000। फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन ओनली। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ना कि जो फॉरनर्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो क्योंकि सिटीजन्स हैं उन्हीं को तो फंडामेंटल राइट्स हैं सारे। कुछ एक हैं जो ओनली सिटीजन्स हैं, बट जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिटीजन्स की है। इफ एग्जामिनर कोई स्टेटमेंट बनाए फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इंडिविजुअल्स या पर्सन्स, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स ओनली, इंडियन सिटीजन ओनली। फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल। जो भी ड्यूटी मेंशन है, 11 जो ड्यूटी मेंशन है वो एनफोर्स नहीं की जा सकती बाय कोर्ट, ठीक है। दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनल्टी, इक्वलिटी। शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 के अंदर, उसके अंदर क्या बोला गया था, आप ये याद रखेंगे केस कब आया था, कौन से ईयर में, इनका ईयर याद रखेंगे। कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी चैलेंज। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको क्या किया गया, क्या किया इस केस में, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको चैलेंज किया। और जो शंकरी प्रसाद केस है 1951, इसको ये क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था, कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1946 को, और कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 1951 में क्या किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट। कौन सा, शंकरी प्रसाद केस 1951। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्रेसिडेंट का है, उसको डिस्कस करेंगे। बट हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम पैरेलल स्टडी करेंगे। जो इनमें डिफरेंस है वो आपको याद हो जाएगा और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो देखिए, जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, एक्सरसाइज पावर ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। या तो वो डायरेक्टली पावर का एक्सरसाइज करेगा या फिर किसके थ्रू, ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस हैं वो क्या है, नॉट डायरेक्टली बाय
पीपल्स, डायरेक्टली पीपल्स से प्रेसिडेंट का को इलेक्ट नहीं किया जाता, बट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर और वो भी इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स। जो यूटीज हैं, जिस भी यूटीज में क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है पार्लियामेंट की और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो क्या है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते एज ए प्रेसिडेंट। इसके जो इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के ओनली इलेक्टेड मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स बोथ आर पार्टिसिपेटेड। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये इन दोनों में क्या है डिफरेंस है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये आप याद रखेंगे। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, आप ये याद रखेंगे। एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है, टोटल पॉपुलेशन, उस स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं वो इंटू 1/1000, ठीक है। एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या अभी एट प्रेजेंट 29 स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स के एमएलए के जो वोट की वैल्यू है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनसे हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है डिस्प्यूट एंड डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको कौन रिजोल्व करेगा, वो करेगी सुप्रीम कोर्ट। हुज डिसीजन इज फाइनल, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम चैलेंज नहीं कर सकते कि जो उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, इस बेसिस पे हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। वाइस प्रेसिडेंट नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है फर्स्ट वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन सिटीजन। प्रेसिडेंट के लिए एज है 35 ईयर्स एज, ये है मिनिमम एज है, कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स एज। वाइस प्रेसिडेंट की भी 35। प्रेसिडेंट के लिए शुड बी क्वालिफाइड एज इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट है, जो भी मेंबर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन के जितनी उसकी क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफाइड हो। और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या हो, एज ए क्वालिफाइड एज लोकसभा मेंबर। ओथ, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो अपसेंट है तो उनके अपसेंट्स में कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ तो दिलाएगा प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होंगे, अगर उनके मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के या फिर पार्लियामेंट के तो उनको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा पहले, देन वो क्या करेंगे, ओथ लेंगे प्रेसिडेंट की एंड वाइस प्रेसिडेंट की। टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो क्या है 5 ईयर, वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट है जो वो रिजाइन करेगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेगा, प्रेसिडेंट को। ये आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट रिजाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को। री इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए क्या है, री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। कोई इंसान है अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद वो एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57। बट इन यूएसए के अंदर एक इंसान 2 ही बार क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट। अगर इम्पीचमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट क्या चलाई जाएगी, इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जाएगी। इम्पीचमेंट किस लिए होता है, फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसी वाइस प्रेसिडेंट भी एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। रिमूवल का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इम्पीचमेंट का भी प्रोसीजर नहीं है, बट रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा मेजोरिटी देन मूव टू लोकसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा के अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा के अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो रिजोल्यूशन पास हो गया देन मूव टू लोकसभा, और लोकसभा से क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा वो। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट का, इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जो अगर लोकसभा के अंदर प्रोसेस इनिशिएट किया, जो भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है जैसे 543 है एट प्रेजेंट, तो 1/4 उसके 1/4 मेंबर साइन करेंगे तो वो प्रोसेस इनिशिएट होगा। एंड 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा हाउस के अंदर। मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा। 2/3 मेजोरिटी से हाउस के पास होने के बाद सेकंड हाउस में मूव करेगा। वहाँ भी जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं, जो जितने भी टोटल मेंबर है उस हाउस के, उसकी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा तो वो बिल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसको इम्पीच किया गया हो। प्रेसिडेंट राइट टू अपीयर इन इन्वेस्टिगेशन, जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा होगा तब प्रेसिडेंट के को राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे, बट प्रेसिडेंट के रिमूवल में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स क्या करें, नहीं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स बोथ आर पार्टिसिपेटेड। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे पार्लियामेंट के, ठीक है, दोनों हाउस के। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड यूटीज की। बट प्रेसिडेंट के रिमूवल में नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट के रिमूवल में कोई रोल नहीं है।
इफ़ प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहेगा तो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर फुल टर्म्स, जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएगा वो कितने टाइम के लिए आएगा, वो फुल टर्म यानी कि 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होगा। ये नहीं है कि कोई भी प्रेसिडेंट है, अगर ऑफिस खाली हो जाता है, अगर किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, ठीक है, तो जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होगा। ये नहीं है कि जो रिमेनिंग 3 ईयर्स है उसके लिए, नहीं, वो किसके लिए इलेक्ट होगा, फॉर फुल टर्म्स। एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट जब तक कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है वाइस प्रेसिडेंट का एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, 6 मंथ्स। इफ़ वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अपसेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वैकेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। बट इन यूएसए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर एन एक्सपायर्ड टर्म, ठीक है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम पैरेलली देखेंगे, जैसे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम पैरेलली वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को हम पैरेलली स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही हम पार्लियामेंट को भी करेंगे एंड स्टेट लेजिस्लेचर को करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे और हाई कोर्ट का करेंगे। इससे क्या रहेगा, इससे आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, PYQ लगाइए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टाइम आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। टाइम बहुत क्या आपके पास कम है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।